वेलकम बैक दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं ना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? फटाक से जाओ कमेंट बॉक्स को चेक करो, लिंक तुम्हें वहीं मिलेगा। सो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट पार्ट का ध्यान हुआ था। गोदो अपनी पावर से बस की स्पीड को बहुत तेज कर लेता है और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर रुकता है। सारे के सारे पेरेंट्स भी एक एक कर उतर रहे होते हैं, लेकिन गोदो की नजर जून पर ही थी। वो अचानक से गायब हो जाता है और यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई बस की खिड़की तो खुली हुई थी, जो कि वहीं से निकल गया था। और वहीं दूसरी तरफ मीहू चोई से उसके काम के बारे में पूछती है तो ये पता चलता है कि चोई ने 2004 में ही अपने स्पेशल फोर्स की जॉब को छोड़कर नेशनल एजेंसी को ज्वाइन कर लिया था और उसे एक ब्लैक एजेंट बनना था। जब योंजे ने उससे ब्लैक एजेंट बनने का कारण पूछा तो उसने बताया कि जब नॉर्थ कोरिया एजेंट से लड़ाई हो रही थी तो एक ब्लैक एजेंट ने उसकी जान बचाई थी। योंजे ये सुनकर उसे ब्लैक एजेंट बनाकर उसका काम उसे समझा देता है कि ब्लैक एजेंट हमेशा अपनी सच्चाई को सीक्रेट रखते हैं और किसी को नहीं बताते। साथ ही उसे सभी पावर्स वाले बच्चे ढूंढने का मिशन भी मिलता है। चोई स्कूल टीचर बनकर स्कूल में आता है, जहाँ पर रेहगो से गुदो की फाइल देकर उसे ऑब्जर्व करने लगता है। गुदो अपनी पूरी कोशिश करके फिजिकल सेक्टर में जाना चाहता था, लेकिन चोई ऑब्जर्व करता है कि फिजिकल में जाने के लायक वो नहीं है। और फिर एक दिन चोई कुछ लड़कों को बैटरी लेकर उन्हें ऑडिटोरियम की तरफ जाते हुए देखता है और रेहुक से आकर पूछता है कि क्या हमें ये करना जरूरी है। रेहुक बोलता है कि हमें जल्दी से रिपोर्ट देनी ही होगी और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से अपनी पावर्स को पहचान ले। वहीं दूसरी तरफ गेदो अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर वो लड़के उसकी तरफ बैटरी फेंक कर उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। लेकिन भाई गेदो को तो अभी तक अपनी पावर यूज करना आता ही नहीं था और चोई ये सब कुछ देखकर उसकी फाइल में अनक्वालिफाइड लिखकर ही भेज देता है और जिससे कि फिर गोदो एक एंटरटेनमेंट सेक्टर में जाने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम 2007 में देखते हैं कि एक सीयून नाम की लड़की स्कूल एडमिशन लेती है, जो कि एक दिन प्रैक्टिस करते हुए बाकी बच्चों से ज्यादा ऊपर तक जंप कर लेती हैं। चोई फिर उसे ऑफिस में बुलाकर अपना हाथ टेबल के नीचे करके उसे देखने को कहता है। साथ ही बोलता है कि वो जानता है कि वो लड़की ऑब्जेक्ट के आर पार आराम से देख सकती है। दरअसल दोस्तों असल में तो सीयून नाजू की बेटी थी और जिसे कि अपनी माँ से ही पावर्स मिली थी। नेक्स्ट डे सीयून प्रैक्टिस करते हुए अचानक से बेहोश हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है, क्योंकि उसे कैंसर जो था, और ये बात कोई भी नहीं जानता था। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और स्कूल में बहुत सारी सुपरनैचुरल पावर वाले बच्चे भी पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक यंत्रक था और उसके पास टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर थी, बट उसे अभी हाइड कर ही रखा जाता है। लेकिन उसके बाद भी किसी कारणवश उसे स्कूल से ट्रांसफर लेना पड़ता है। फिर कुछ टाइम बाद रेहुक चोई को संबुक से मिलवाता है और कहता है कि ये तुम्हारी हेल्प करना चाहता है इस मिशन में। रेहुक फिर चोई को एक फाइल देता है जिसमें बॉन्से खिसु और कांग ही उनका पूरा का पूरा बायो था, जिनका ख्याल उसे रखना था। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। हम जिन्हू को देखते हैं चोई को ढूंढता हुआ वो उसके पास आता है, जहाँ मीहू भी बैठी होती है, लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे ही चोई से बात करने लगता है। और इतने में ही मीहू फिर अपने बैग से एक एक्स्ट्रा फोन निकालकर फोन लगाने लग जाती है और एक एक्स्ट्रा फोन को डस्टबिन में डाल देती है। जैसे ही फिर वो बाहर निकलकर अपना ईयरफोन लगाती है, वहाँ का उसे सब कुछ सुनाई देने लग जाता है। जिसके बाद फिर वो जिन्हू को इशारा करने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर ही कैमरा लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ संबुक के पास एक क्लीनर लेडी आती है और वो जैसे ही रूम का डोर खोलती है तो वो लेडी सीधा उसके गले पर चाकू रखकर उसे मार देती है। यहाँ पर पुलिस को देखकर हिसु और बॉन्सेक वहाँ से बिना बताए ही निकल जाते हैं और जिन्हू चोई को बोलता है कि वो सब कुछ समझ गया है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इसलिए सभी पावर्स वाले बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, जो कि कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वहीं दूसरी तरफ कांग ह्यून पढ़ रहा होता है, किसु भी स्टाफ रूम में कुछ ढूंढ रहा था और वहीं मीहू उस क्लीनर को अपनी पावर से सुन लेती है कि उसने कॉल करके किसी को अंदर बुलाकर उन्हें सबकी पोजीशन बता दी है। चोई भी फिर जिन्हू से पूछने लग जाता है कि वो कौन है, जहाँ पर तभी एक फ्लैश आती है जब जिन्हू सारे उन नॉर्थ कोरियाई एजेंट को पकड़ने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर चोई भी उस लड़ाई में था और घायल हो गया था, जिन्होंने आकर उसकी हेल्प की थी। वहीं दूसरी तरफ मीहू उस क्लीनर के पास जाती है, जहाँ वो क्लीनर संबुक की बॉडी छिपाकर सफाई करने की एक्टिंग करने लग जाती है, लेकिन मीहू संबुक की बॉडी को देख लेती है। और वहीं दूसरी तरफ हान अपने कैमरे के लिए स्कूल में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे वहाँ से भगा देता है। और वहीं सारे के सारे नॉर्थ कोरियाई एजेंट गेट तोड़कर स्कूल में घुस जाते हैं।
सीन शिफ्ट होता है और हम पास्ट में देखते हैं जब मीहू दोसिक से उसके उड़ने के बारे में पूछ रही होती है तो वो बोलता है कि हम लोग उड़ने के साथ साथ अच्छे से लैंडिंग करना भी सीखते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। प्रेजेंट में फिर हम बॉन्सिक और हिसू को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जो कि सेंटर में पहुंच जाते हैं और जून भी उनका पीछा कर रहा था। हिसू अपनी रनिंग की तैयारी करती है और बॉन्सिक उसके लिए कुछ लेने के लिए सुपरमार्केट चला जाता है। जैसे ही वो जाता है तो जून गार्ड को मारकर सीधा अंदर जाकर गेट को लॉक कर देता है। हिसू से पूछती भी है कि वो कौन है। जून फिर उसे ऊपर से उठाकर नीचे फेंक देता है और उसे ये पता लगता है कि वो तो उड़ ही नहीं सकती, यानी कि उसके पास ये वाली सुपरनेचुरल पावर नहीं है। हिसू भी फिर फटाक से उठकर उसे फाइट बैक करने लग जाती है तो जून फिर उसे उठाकर दोबारा से दूर फेंकता है, जिससे उसे ये पता लगता है कि उसके पास हीलिंग एबिलिटी है। और वहीं दूसरी तरफ बॉन्सिक गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर फिर उसे अपनी हियरिंग एबिलिटी से हिसू की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो बाहर आकर उड़कर फिर से अंदर जाने की सोचता है। हिसू को लेकर जाकर जून फिर ऑडिटोरियम के सेंटर में ऊपर से छोड़ देता है। हिसू चिल्लाकर नीचे गिरने लगती है, जहाँ पर बॉन्सिक फिर उड़ता हुआ आता है और सीधा अंदर घुस जाता है। हिसू की जान को भी बचा लेता है, जिससे कि वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि आज उसने हिसू की जान बचा ही ली आखिरकार। वहीं दूसरी तरफ मीहू उस क्लीनर से बात करने लगती है और वहाँ की लाइट्स भी ऑफ कर देती है, जिससे कि फिर वो क्लीनर मीहू के ऊपर चीजें उठा कर फेंकने लग जाती है। लेकिन मीहू तो उन्हें साइड करते हुए इस क्लीनर से बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही होती है, जहाँ से ये सुनाई पड़ता है कि कोई उनके रूम की तरफ ही आ रहा है, यानी कि वो एक अकेली लेडी नहीं है। लेडी के सर पर वार करके वहाँ से भाग जाती है और कहीं पर छिप जाती है, जहाँ पर फिर जेहेक उस लेडी के पास आकर फाइल्स के बारे में पूछता है, साथ ही शंभू की बॉडी को देखकर पूछता है कि तुमने इसे क्यों मारा। वो बोलते हैं कि फाइल्स को ढूंढने के साथ साथ मेरा ये भी मिशन था कि रास्ते में जो भी आए उसका खात्मा कर दो। मीहू ने ये सब कुछ सुन लिया था। और वहीं दूसरी तरफ जिनू और चोई बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर 2 नॉर्थ कोरियाई एजेंट पहुँच जाते हैं। गाइस हमें ये पता चलता है कि उन्हें वहाँ पर जनरल ने उन पावर्स वाले बच्चों की सारी फाइलों को चुराने के लिए भेजा था, क्योंकि कॉन्गन वाली वीडियो देखकर उन्हें ये पता लग गया था कि साउथ कोरिया न्यू जनरेशन को ट्रेन कर रहा है। प्रेजेंट में वही एजेंट चोई से फाइल मांगने लगता है और वहीं दूसरी तरफ वो क्लीनर जेहक को कैमरे में दिखाकर हिसू के पास जाने के लिए बोलती है और वो खुद मीहू को ढूंढने लगती है, जहाँ पर तभी कैमरे में धीरे धीरे ब्लर होने लगता है, क्योंकि मीहू ने उसके ऊपर बर्फ जो फेंक दी थी, जिसके बाद वो सीधा स्कूल के पावर हाउस जाकर पावर को ही ऑफ कर देती है, जिससे पूरे स्कूल की लाइट चली जाती है। और यहाँ पर जिनू देउन और उसके साथ वाले एजेंट को दिखाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा था और इसलिए बाहर ही वो खड़ा था। चोई भी अपने ड्राइवर के पास जाकर कुछ ढूंढने लगता है। लाइट जाने के बाद कांगhyun घर जाने लगता है तो उसे रास्ते में चांदली मिल जाता है। घर लेट होने की वजह से जयमान बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर शिन उसे समझाती है कि वो अभी एग्जाम के लिए पढ़ रहा होगा ना। वहीं दूसरी तरफ चोई ड्राइवर से फाइल्स की जगह एक स्टिक निकालता है और देउन को जाने के लिए बोलता है। ये सुनते ही वो लंबा वाला एजेंट धीरे धीरे करके अंदर आ रहा होता है, तो जिनू उसे धमकी देता है कि अगर एक और कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वहीं जेहक ने भी किसू पर अटैक कर दिया था, जिस टाइम ह्यून कॉल पर ही था और चार्ली जंप करते हुए ह्यून पर अटैक करने लगता है। शिनुस की आवाज सुनकर जल्दी से जयमान को स्कूल जाने के लिए बोलती है। यहाँ पर क्लीनर जाकर पावर ऑन करके मीहू को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रही होती है, लेकिन मीहू उस पर अपनी गन शूट कर देती है। जिन्हों चोई से किसू के पास जाने को कहता है और पहले उस लंबे वाले आदमी से जाकर लड़ता है। देव सोफे पर बैठकर ही उन्हें देखने लगता है और चोई किसू को बचाने के लिए जेहक पर अटैक करता है। जेहक उसे दूर फेंक देता है और साथ ही किसू की तरफ गन पॉइंट करता है, जहाँ पर तभी चोई किसू को हक करके जेहक से किसू को छोड़ने के लिए कहता है कि उसे छोड़ दो, वो तो कुछ जानता ही नहीं और सब कुछ मुझे पता है। जिन्होंने भी उस लंबे आदमी को मारकर बेहोश कर दिया था और देहु की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पर तभी जून देहु को कॉल करके बॉन्सेक और हिसू के बारे में सब कुछ बता देता है और वो लंबा आदमी उठकर जून को बहुत ज्यादा मारता है। वहीं दूसरी तरफ बॉन्सेक और हिसू मिलकर जून से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो दोनों पर भारी पड़ रहा था। यहाँ देहुन जिन्हों को बोलता है कि ये सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ दोस्तों की वजह से ही कर रहे हैं। ये बात मीनू ने भी अपने सुपरनेचुरल पावर से सुन ली होती है और बॉन्सेक को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन बाहर पड़ा हुआ था और उसका फोन ना उठाने पर मीनू फिर गन लेकर देहुन की तरफ ही जाने लग जाती है। जेहक भी यहाँ पर किसू और जोई की तरफ गन पॉइंट कर खड़ा हुआ था, तभी कोई उसके ऊपर शूट करता है और वो कोई और नहीं बल्कि मीहू होती है। वो भी फिर मीहू को छुप कर शूट करने लग जाता है
मीहू फिर उसके सामने लगे एक नल में जेहक का रिफ्लेक्शन देखकर शूट करती है। गोली नल से बाउंस होकर जेहक की तरफ जाती है, लेकिन जेहक बच जाता है और फिर मीहू रूम की विंडो से फायर करने लगती है और गोली सीधा जेहक के सर पर जाकर लगती है। जिसके बाद जोई जेहक की गन लेकर किसू को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ पर तभी रास्ते में उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो देखता है तो हान टेबल के नीचे बैठी हुई थी, जो कि असल में गेट खुला देखकर हान अंदर ही आ गई थी। किसू फिर उसे शांत रहने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ देहुन को जीहू मरा मानकर वहाँ से जैसे ही जा रहा होता है तो उसे सीढ़ियों में लगे मिरर में दिख जाता है कि मीहू वहाँ पर गन लेकर खड़ी हुई है और वो मीहू से पूछता है कि उसके बाकी आदमी कहाँ गए हैं। वो बोलती है कि मैंने 2 को तो मार ही दिया है और जैसे ही फिर मीहू उससे 2 के बारे में पूछती है, सीन शिफ्ट हो जाता है और 1914 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें 2 नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंशियल ऑफिस में घुसकर साइलेंटली वहाँ के सारे गार्ड्स को मारकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन एक गार्ड ने वहाँ के सारे इमरजेंसी अलार्म बजाकर बाकी के सारे गार्ड्स को भी बुला लिया था, जो कि सब 2 पर फायर करने लग जाते हैं। लेकिन 2 हवा में ही उड़कर सब पर फायर करके दरवाजे से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर उसकी फाइट देहुन से होती है। 2 जैसे ही उसे मारकर आगे बढ़ रहा होता है तो देहुन गन उठाकर फिर से उसे मारने की कोशिश करता है। 2 उसे सबसे पहले ही उसके फिंगर पर फायर कर देता है, जिससे कि उसकी उंगली टूट जाती है और फिर 2 नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को मारने के लिए गन पॉइंट करता है, जो कि सो रहे थे और वो बिना फायर किए ही वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद दिखाया जाता है। देहुन को सोल्जर्स के साथ में एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा हुआ था और पहाड़ी के एक एज पर उसने कुछ सुपर ह्यूमंस को भी खड़ा किया था, जो कि उनकी पावर्स को जगाने के लिए उन्हें वहाँ से कूदने के लिए बोलता है और उन्हें समझाता है कि साउथ कोरिया सुपर नेचुरल पावर वाले लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और इसलिए हमें होशियार रहना पड़ेगा और हमारे पास फिलहाल तो इतना टाइम नहीं है और इसलिए तुम्हें अपनी पावर को जल्द से जल्द यूज करना सीखना होगा। साथ ही वो तो उन लोगों पर गोलियां भी चलवा देता है, जिसमें से कुछ को गोली लग जाती है और कुछ गोली के डर से ही नीचे कूद जाते हैं। जैसे ही देहुन फिर नीचे गिर रहा होता है तो उसे वहाँ पर लगता है कि सब मर गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक आदमी फिर उड़ता हुआ ऊपर आता है और वो जून था, जो कि रोते हुए देहुन से कहता है कि उससे तो बस एक घाट बनना था, क्योंकि यही कहकर तो उन सबको वहाँ पर लाया गया था। देहुन फिर सबको वॉरियर बनने के लिए कहता है, लेकिन जून साफ साफ इनकार कर देता है। तो देहुन उसे कहता है कि अगर तुमने भागने की सोची फिर तो तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का इल्जाम लग जाएगा। सोचो फिर उसके बाद तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। सो गाइस, फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी के एपिसोड ट्रेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो अगर आप इसकी आगे की कहानी जानना चाहते हो ना, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना, क्योंकि जितनी ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी।